तो मैं अर्जुन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी विद AP03। तो आज मैं बताऊंगा 1971 में इंडो पाक वॉर के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना आपको आधी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए हम थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं, मतलब वॉर का बैकग्राउंड देखते हैं। तो 1970s में जब पाकिस्तान के फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए बेस्ड ऑन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, तो उसमें दो पार्टी कैंपेन डोमिनेट कर रही थी। पहली वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की नेशनल आवामी लीग। और जब इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वेस्ट पाकिस्तान में 144 में से 88 सीट जीती और वहीं नेशनल आवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान में 169 में से 167 सीट जीती। तो अब यहिया खान जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उन्हें ये लगा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े आराम से इलेक्शन जीत जाएगी और वो ही प्रेसिडेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन जीत गई नेशनल आवामी लीग। और आवामी लीग एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहती थी जो कि फेडरल हो। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हों, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और जो पावर शेयर करे। और तो यहिया खान बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आवामी लीग पावर में आए। वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को बहुत इनकेपेबल और वीक मानते थे और ईस्ट पाकिस्तान ये भी कंप्लेन करती थी उनकी एग्रीकल्चरल वेल्थ को वो पूरे तरह से ड्रेन कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान को फीड करने के लिए। उनकी ये भी कंप्लेन थी कि बंगालीज़ को अपर सर्विसेज में बहुत पुअरली रिप्रेजेंट किया जाता है और उनको वेस्ट पाकिस्तानीज़ को, बंगालीज़ को ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, आर्मी में रखते ही नहीं थे और डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग सालों से ग्रो कर रही थी। बंगालीज़ एक ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी से बहुत परेशान थे जो कि 1000 माइल्स दूर हो। फिर जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का नया सेशन इलेक्शन के बाद होने ही वाला था कि प्रेसिडेंट ने सेशन को पोस्टपोन कर दिया और इसका आंसर आवामी लीग ने इंडेफिनिट जनरल स्ट्राइक करके दिया। शॉप्स, ऑफिसेस, रेलवेज, एयरपोर्ट सब बंद हो गए। तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने इन प्रोटेस्ट को बाय फोर्स ख़त्म करना चाहा और फिर ट्रूप रीइंफोर्समेंट्स को बाय एयर और बाय शिप चिटागोंग भेजा। फिर 25 मार्च की रात को आर्मी ने अटैक कर दिया वहाँ की यूनिवर्सिटी पर, जिसके स्टूडेंट्स आवामी लीग के स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर्स थे। उन्होंने डॉर्मिटरीज फायरिंग की करी और आप सोचिए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लाइन से खड़ा करके गोली मार दी। उन्होंने बंगाली न्यूज़पेपर, ऑफिसर्स और वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस पे भी हमला कर दिया। उसी दिन शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया और फिर इतना भयानक टॉर्चर हुआ बंगालीज पर कि बहुत भयानक हो रहा था। और वहाँ के टॉर्चर से भाग के ईस्ट पाकिस्तान के लोग इंडिया आ रहे थे और अगस्त तक इंडिया में रेफ्यूजीज़ की गिनती 8 मिलियन हो गई थी, मतलब 80 लाख। तो इंडिया रेफ्यूजी कैंप्स के साथ मुक्ति वाहिनी को भी ट्रेन कर रहा था जो कुछ 20,000 के आसपास थे। इसमें कुछ आर्मी ऑफिसर्स थे ईस्ट पाकिस्तान के और कुछ यंग वॉलंटियर्स भी थे। वहीं चौ एन लाई ने पाकिस्तान को लिखे एक लेटर में अश्योर किया कि अगर इंडिया पाकिस्तान से वॉर लड़ता है तो चाइना ज़रूर पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। और अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। तो इंडिया वॉर स्टार्ट नहीं कर सकता था। इसका सबसे मेन रीज़न था कि अप्रैल मई में के टाइम में मानसून आने वाला था और ईस्ट पाकिस्तान में वैसे ही तूफ़ान, बाढ़ आने का डर था और कंडीशंस वॉर के लिए बिल्कुल नहीं थी। जब पाकिस्तान का सपोर्ट अमेरिका और चाइना कर रहे थे तो वहीं इंडिया का सपोर्ट कर रहे थी रशिया। फिर 3 दिसंबर को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने वेस्टर्न बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक कर दी, लेकिन इंडिया ने भी जवाब दिया एयर स्ट्राइक से। कश्मीर और पंजाब में इंडियन आर्मी मार रही थी ग्राउंड से और फिर पहली बार नेवी ने एक्शन लिया कराची में। जल्दी ही नेवी कराची की तरफ बढ़ रही थी। जब पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया तो इंडिया को परफेक्ट एक्सक्यूज़ मिल गया अपनी मिलिट्री को ईस्ट पाकिस्तान भेजने के लिए। पाकिस्तान वेस्ट से अटैक करना बिल्कुल अच्छा डिसीजन नहीं था। हाँ, उन्होंने लगा कि चाइनीज़ हेल्प करेंगे, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिली। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि दिसंबर में हिमालय पूरा बर्फ़ से ढक चुका था,
तो हेल्प करना बहुत मुश्किल हो गया था चाइना के लिए। फिर 4 दिसंबर को इंडियन नेवी का ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू हो गया। इंडियन नेवी ने 2 तरफ से फ्रंट खोल रखे थे, एक था बे ऑफ बंगाल में और दूसरा था अरेबियन सी में। 4 दिसंबर को की रात को कराची पोर्ट पे हमला कर दिया। पाकिस्तान की PNS खैबर को डुबो दिया गया। ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद ऑपरेशन पाइथन 8 दिसंबर को शुरू हो गया। इसके इंडिया की मिसाइल शिप्स फिर कराची पोर्ट पे हमला कर दिया और पाकिस्तान के एक रिजर्व फ्यूल टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया और 3 मर्चेंट शिप्स को भी डुबो दिया। चलिए अब ईस्ट पाकिस्तान चलते हैं। तो ईस्टर्न कोस्ट पे फ्रंट संभाल रहे थे वाइस एडमायरल कृष्णन। वहाँ पे INS विक्रांत की मदद से ईस्ट पाकिस्तान में के कई ईस्टर्न इलाकों पे हमला किया। पाकिस्तान ने जवाब देते हुए PNS गाजी भेजा, लेकिन इसे INS राजपूत ने डुबा दिया। इसे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा। इस नेवी वॉर में पाकिस्तान के 7 गन बोट, 2 डिस्ट्रॉयर, 1 माइन स्वीपर, 1 सबमरीन, 2 डिस्ट्रॉयर और 3 क्राफ्ट और 18 कार्गो को नुकसान पहुंचा। तो US तो पहले से ही पाकिस्तान के साथ था। तो US में यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर का प्रपोजल रख दिया, लेकिन रशिया ने इस प्रपोजल पर वीटो कर दिया। वीटो से कोई प्रपोजल डिसमिस हो जाता है, लेकिन वीटो का राइट बस 5 देशों को है और ये UNSC के परमानेंट मेंबर्स हैं। UNSC के परमानेंट मेंबर्स बस USA, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना है। तो जब पाकिस्तान वॉर हार की कगार पे खड़ा था तो उसने US से मदद मांगी। तो US ने बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तान के लिए अपना 7 फ्लीट भेजा। तो ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी फ्लीट था। अब मामला इंटरनेशनल हो गया था, तो इंडिया ने रशिया से मदद मांगी और अपने पैसिफिक ओशन में खड़े अपना भी फ्लीट भेज दिया। इसे 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप कहा जाता है। इसमें न्यूक्लियर सबमरीन और शिप्स भी शामिल थे। इसका मेन मोटिव था कि ये अमेरिकन फ्लीट को इंडिया पहुंचने